The topic is principle of management instead of economics. Unfortunately, we are doing business studies या commerce. ठीक है? The chapter is, दिख रहा है तुम लोग को क्या टॉपिक है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है बट छोटा नहीं है. पहला बात समझो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है बेटा वो दो जन निकाला था. एक जन था हेनरी फ्यूल. कौन था? और एक जन था F.W. टेलर. ठीक है, हेनरी फ्यूल को क्या बोलते हैं बेटा? फादर ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, फादर ऑफ. लेकिन F.W. टेलर को बोलते हैं बेटा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल हो गया, और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया बेटा F.W. टेलर. ठीक है, अब एक चीज समझो, हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. इस चैप्टर का सबसे घटिया बात क्या है? इनका लेआउट. सबसे पहले लोग बोलते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. बट मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है. अगर तुमको ये नहीं पता कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, तो तुम उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे समझोगे? अगर तुमको ही नहीं पता कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो उसका इंपॉर्टेंस कैसे समझोगे? राइट. तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या. हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंगली टोटल 14 प्रिंसिपल्स है. कितने प्रिंसिपल? F.W. टेलर के मुताबिक कुछ 5-6 प्रिंसिपल थे. कोई बुक में 5 है, कोई बुक में 7 है. बट हम लोग को डिटेल में पढ़ना है कि हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स क्या क्या है और F.W. टेलर के प्रिंसिपल क्या क्या है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये एक एक प्रिंसिपल एक एक को समझ में आ जाना चाहिए, पहले बोल दे रहा हूँ. एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का है, चाहे हेनरी फ्यूल से पूछो वो लोग, या फिर चाहे किससे पूछो, F.W. टेलर से पूछो. तो जहां डाउट हो पूछ लेना मेरे से. ठीक है, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है, तो हम लोग इसको पूरा डिटेल में समझेंगे. पहले हम लोग समझेंगे हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल. सुनो, हेनरी फ्यूल ना बेटा बाई प्रोफेशन कोई मैनेजर नहीं था. इसका प्रोफेशन था बेटा क्या? माइनिंग इंजीनियर था. ये क्या था? बट उसके बाद लेटर ऑन वो एमडी बना कोई कंपनी में 1888 में. बट बाई प्रोफेशन ही वाज अ, एग्जाम में आता है इसका प्रोफेशन क्या था, तो बाई प्रोफेशन ही वाज अ, उसने बहुत सारी किताबें लिखी बेटा. ठीक है, और उसने बहुत सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के, देखो क्या लिखा मैंने, क्या बोला, मेनली 14 प्रिंसिपल उसने बताया कि ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे अगर बिजनेस में, तो बिजनेस सक्सेसफुली रन करेगा. अब एक एक करके प्रिंसिपल पढ़ते हैं. ये 14 प्रिंसिपल लाइन से सबको लर्न हो जाना चाहिए आज के क्लास के एंड में. ठीक है, हो गया लर्न? है क्या? हो गया स्कूल में? वेरी गुड. सबसे पहला बेटा प्रिंसिपल क्या है? क्या है? हेनरी फ्यूल बोला काम को बांट दो. क्या बोला? अगर काम को बांट दो और जिस आदमी को जो काम अच्छा से उसको वही काम दो, उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क. क्या बोलते हैं? अपने यहाँ सरस्वती पूजा था, तुम लोग 2-4 जन आया भी था हेल्प कराने के लिए, तो मैंने किसी को बाहर के काम के लिए भेज दिया कि जाओ फूल माला प्रसाद लेके आओ. किसी को डेकोरेशन का काम संभाल दिया कि भैया तुम लोग डेकोरेशन संभालो, यस और नो. किसी को बोला डेकोरेशन में कलरिंग का काम करो. तो जिस आदमी को जो काम दिया जाए अगर वो वही काम करे, तो इससे क्या होगा बेटा? एफिशिएंसी. इसी को स्पेशलाइजेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो डिवीजन ऑफ वर्क मतलब बेटा वर्क, द बिग वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू smaller task, and each person should be allotted work as per his efficiency, as per his capability. This will improve the overall efficiency of the business. The wastage will be less या the wastage will be reduced. Are you getting my point? देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो. According to this principle क्या लिखा हुआ है? The whole work of an organization should be divided into smaller parts, and each part should be assigned to one worker according to his capability, qualification and experience. Yes or no? इस प्रिंसिपल का नाम क्या बेटा? इससे फायदा क्या होगा बेटा? वर्कर का एफिशिएंसी. और इसी को बेटा स्पेशलाइजेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्पेशलाइजेशन मतलब हर आदमी वही करे जिसपे वो अच्छा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसको क्या बोलते हैं? स्पेशलाइजेशन. इससे बेटा वेस्टेज ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लगे. लेकिन अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा ना, वर्कर का एफिशिएंसी बढ़ेगा क्या? कोई स्पेशलाइजेशन होगा क्या? जॉब उनके लिए और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि वो लोग उल्टा उल्टा काम कर रहे हैं ना, जिसको जो नहीं आता वो काम करेगा, तो जॉब और क्या हो जाएगा?
और हो सकता है टास्क डुप्लीकेट हो जाए। बाजार का काम आयुष भी कर दिया, बाजार का काम काव्या भी कर दिया, एक आदमी दो काम कर दिया, रिपीट कर दिया, इससे एफिशिएंसी खराब हो जाए। तो डिवीजन ऑफ वर्क, अगर आप हर आदमी को अलग अलग काम दोगे, काम डुप्लीकेट नहीं होगा, हर आदमी अपना अपना हिस्से का काम करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस वाज फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका नाम क्या बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले ऑथोरिटी का मतलब समझो। ऑथोरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन, पहला बात वही लिखा है, देखो क्या लिखा, ऑथोरिटी मतलब पावर टू टेक। अगर मान लो मैंने रचिता को ऑथोरिटी दिया कि रचिता तुम यार इस बार सरस्वती पूजा संभालो, मैं तो रहूंगा नहीं, तो मैंने रचिता को पावर दे दिया, सारा डिसीजन कौन लेगा? रचिता लेगी। तो ऑथोरिटी मींस पावर टू टेक। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है बेटा? दायित्व, कि जो काम दिया गया है उसको सही समय पे कर लेने का, उसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक चीज और सुन लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऑथोरिटी किसको दिया? रचिता को। हो सकता है रचिता अपना ऑथोरिटी डेलीगेट कर दे। क्या कर दे? मतलब अपना जो काम मैंने उसको पावर दिया, हो सकता है वो अपने पावर को अलग अलग लोगों में बांट दे। मैंने बोला रचिता पूरा जिम्मेदारी तेरा है, तू देख ले कैसे करना है। तो वो 4 लोगों को चूज की और उनको अपना अपना काम सौंप दी। तो रचिता ने ऑथोरिटी को क्या कर दिया बेटा? डेलीगेट मतलब समझा? अपना ऑथोरिटी बांट दिया। तो ऑथोरिटी बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड, एग्जाम में आता है, कैन ऑथोरिटी बी डेलीगेटेड? द आंसर इज। लेकिन अब सुनो, मैं वापस आया 2 दिन के बाद, देख रहा हूं कुछ सजा हुआ नहीं है, कुछ काम ही नहीं हुआ, मैं किसको पकड़ूंगा? रचिता को पकड़ूं या रचिता ने जिन 4 लोगों को पकड़ा उनको? नहीं ना। तो इसका मतलब बेटा ऑथोरिटी जितना होता है बेटा, जिसके पास होता है, रिस्पॉन्सिबल भी वही होगा। कल को रचिता ये नहीं बोलेगी सर मैं क्या करूं, वो लोग काम नहीं किया, नहीं। तो ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी द ऑब्लिगेशन टू डू दैट वर्क ऑन टाइम। और दोनों में प्रॉपर बैलेंस रहना चाहिए। क्या बोला मैंने? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ऑथोरिटी कम तो भी प्रॉब्लम है बेटा, ऑथोरिटी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम तो भी प्रॉब्लम है। तो दोनों में पैरिटी रहना चाहिए। क्या बोले? दोनों में पैरिटी मतलब बैलेंस होता है, दोनों में प्रॉपर क्या रहना चाहिए? एक चीज समझा देता हूँ बेटा, एक सिक्का होता है ना, कॉइन, उसका 2 साइड होता है ना, क्या क्या? गलत। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक साइड है ऑथोरिटी, दूसरा साइड है। इसका मतलब बेटा दोनों साथ साथ चलता है। एक कॉइन उछालेगा, हेड और टेल कुछ तो आएगा, तो यानी दोनों साथ साथ चल रहा है ना। तो ऐसे ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, आर द टू साइड्स ऑफ द, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हो गया मेरा बात? पहला प्रिंसिपल क्या था बेटा? दूसरा प्रिंसिपल, ऑथोरिटी मतलब बेसिकली पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू डू वर्क ऑन टाइम। ऑथोरिटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन ऑथोरिटी। देयर शुड बी इक्वल ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, thus there is requirement between a balance between authority and responsibility, so it can be said that authority and responsibility are the two sides of the same coin। समझा मेरा बात? ये ध्यान रखना। इफेक्ट्स हालांकि करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इफेक्ट्स लिखा हुआ है, इफेक्ट्स तुम लोगों को देखना हो तो देख लेना, इफेक्ट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। जो मैंने बोला देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ऑथोरिटी से ज्यादा होगा तो क्या होगा, या ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये सब कुछ जरूरत नहीं उतना। नेक्स्ट आ जाओ, क्या व्हाट इज डिसिप्लिन बेटा? अनुशासन। क्या वर्कर्स के बीच में अनुशासन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एक चीज समझो, मान लो एम्प्लॉयर 10 दिन के लिए बाहर चला गया, क्या बोला? एम्प्लॉइज के भरोसे छोड़ दिया, एम्प्लॉइज क्या करेंगे? एम्प्लॉइज क्या करेंगे बेटा? एम्प्लॉइज इनडिसिप्लिन स्टार्ट कर देगा, यस और नो? एम्प्लॉइज क्या कर देगा? काम के बीच में बतौलाबाजी करेगा। 2 बजे का लंच टाइम है, 12 बजे उनको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा। 6 बजे शाम का स्नैक्स टाइम है तो 3 बजे हो जाएगा। 9 बजे या 8 बजे अगर छुट्टी का टाइम है तो 6 बजे ही निकल जाएगा, यस और नो? जो एम्प्लॉइज लंच के टाइम नीचे जाके सिगरेट फूकते हैं वो क्या करेंगे? 24 घंटा तो नहीं रहता है, 8 घंटा 7 घंटा ही करेगा, यस और नो? जो आदमी जो जो कुछ भी कर सकता है, यस और नो? एक सेकंड ना। तो डिसिप्लिन का मतलब समझा? देखो क्या लिखा है बेटा, डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फेयल गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल। डिसिप्लिन सिर्फ लोअर लेवल पे जरूरत नहीं है, मतलब टॉप में जरूरत है, हर लेवल पे जरूरत है। टॉप लेवल वाले आदमी को तो डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। अगर बॉस खुद रोज 11 बजे की जगह 3 बजे आएगा, काम चलेगा क्या? तो टॉप लेवल वाला, मिडिल लेवल, सबको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। मेरे भैया है, तो वो बोलते उनका जो बॉस है ना, उनका आना जरूरी नहीं है,
उनके आने के बिना भी काम हो सकता है, बट रोज उनका बॉस जो है वो रोज लगभग 12 बजे आता है, 3 बजे चला जाता है। क्यों करता है ऐसा? थोड़ा मेंटेन ऐसे कि हाँ बॉस का एनवायरनमेंट बना रहे। अदरवाइज बॉस नहीं भी आएगा तो भी काम हो सकता है, बट नहीं यार, बॉस चाहता है कि इंप्लॉइज जो है, वर्कर जो ठीक से काम करे। तो दैट इज वाई डिसिप्लिन रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे बेटा, पेनल्टीज काम आएगा। डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए क्या काम आएगा? जानवी आया वो क्वेश्चन, अगर कोई वर्कर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगा तो उसके साथ क्या पेनल्टी होगा? वेरी गुड, बेस्ट एग्जांपल इज सर, उसका सैलरी को क्या कर दिया जाएगा बेटा? काट लिया जाएगा। आईपीएल में भी तो ये होता है, तुम अंपायर से तर्कबाजी करो, पेनल्टी लग जाएगा, उसका फीस से कट जाएगा, है ना। ओवर रेटेड बॉलिंग करो, पेनल्टी लगेगा। कुछ दिन आगे ऋषभ पंत का हुआ, 12-15 लाख रुपया कट गया। हो रहा है ना, हर जगह पे डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे क्या होगा सिमरन? एक वार्निंग देंगे, वरना क्लास के बाहर भगा देंगे। यस और नो? डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, क्लास के अंदर, बाहर भी। नेक्स्ट ऑफ यूनिटी ऑफ, तुम लोग अकाउंट्स का ट्यूशन कितना जगह पढ़ता है? मेरे साथ नहीं, मेरे से, है ना, एक जगह पढ़ता है। कोई दो जगह भी पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता है? रीजन क्या है? दोनों का पढ़ाने का तरीका अलग होगा, कंसेप्ट अलग अलग हो जाएगा। ये सर नहीं, बहुत जन होता है कि लोग चाहता है यार मैं दो जगह पढ़ूं और ज्यादा अच्छा मार्क्स आए, ये सोच है इनका। सोच वो नहीं कि यार सर गंदा पढ़ा, इनका सोच है और ज्यादा पढ़ूंगा और ज्यादा प्रेशर बनेगा तो मार्क्स भी। बट द थिंग इज बेटा, कंसेप्ट क्लैश हो जाएगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग, किसी और का पढ़ाने का तरीका अलग। ये सर नो? तो यूनिटी ऑफ कमांड अब क्या बोल रहा है सुनो बेटा, वर्कर्स का बॉस हमेशा एक ही होना चाहिए। अगर दो बॉस होगा, दो सुपीरियर होगा, तो एक कियोस क्रिएट हो जाएगा। कियोस मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर वर्कर्स बेटा दो तीन जन का ऑर्डर सुनेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, किसका ले किसका ऑर्डर ना ले। मेरे साथ ही कल हो रहा था, कल सब फोटोज ले रहा था, 4-5 कैमरा था, कंफ्यूज हो रहा हूँ किस कैमरा में देखूं। इससे जो एक फोन रहता बेटर, पोज भी अच्छा आता और आंख भी सही होता। कोई में ऐसे आ रहा है, कोई में ऐसा आ रहा है, कोई में ऐसा आ रहा है। तो बेटा सुपीरियर हमेशा कितना होना चाहिए? क्या एक सुपीरियर का 10-15-20 सबॉर्डिनेट्स हो सकता है? इसका मतलब एक टीचर का 10 स्टूडेंट हो सकता है ना, लेकिन 10 स्टूडेंट का 10 टीचर एक साथ संभव नहीं है एक सब्जेक्ट के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, समझ गया? कि देयर शुड बी वन बॉस। क्या बोला मैंने? देयर शुड बी वन बॉस। देखो क्या लिखा है, डेट अ सबऑर्डिनेट विल रिसीव ऑर्डर एट अ टाइम फ्रॉम अ सुपीरियर ओनली, फ्रॉम अ सुपीरियर ओनली। एक ही सुपीरियर से उनको ऑर्डर, if more than one superiors give order, it will not be possible for him to discharge the order. So according to Fayol, every employee should receive order instruction from one boss, and वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल भी होगा। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभाया वो उसी बॉस को बताएगा, उसी के लिए अकाउंटेबल होगा। अकाउंटेबल मतलब होता है जवाब देना। क्या होता? आंसरेबिलिटी, जवाब देना। कितना प्रिंसिपल हो गया बेटा? क्या क्या प्रिंसिपल हो गया? डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिट, उसके बाद डिसिप्लिन, उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा मेरा बात? शुरुआत का 4 प्रिंसिपल के तुम अपने दादू को याद कर लो। किसको याद कर लो? डी मतलब, ए मतलब, डी मतलब, और यू मतलब। शुरुआत का 4 प्रिंसिपल दादू को याद कर लो। लिखा था क्या दादू? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अभी बनाया, मेरे दिमाग में आया कि कैसे याद कराऊं तुम लोग को। चलो नेक्स्ट आओ। हाँ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या बोला मैंने सर? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, समझो मेरा बात सर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है सर, एक चीज समझो प्लीज। जैसे मान लो बेटा एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो स्कूटी भी बनाता है और बाइक भी बनाता है। क्या बोला मैंने? अब एक चीज बताओ, स्कूटी का अलग मार्केट है और बाइक का, जो लोग स्कूटी प्रेफर करेगा उसे स्कूटी प्रेफर करेगा। लड़कियां ज्यादातर क्या प्रेफर करती है? 99% लड़की स्कूटी। लड़का लोग ज्यादा बाइक प्रेफर करता है, बाइक पर्सनालिटी को सूट करता है। मेरा जैसा लड़का स्कूटी भी चला लेगा। मेरा छोड़ दो, मैं एक्सेप्शनल केस हूँ, बाइक से डर लगता है, ठीक है। बट मैंने क्या बोला, दोनों का मार्केट अलग अलग है। यस और नो? दोनों का मार्केट। तो देखो क्या बोला, ईच प्रोडक्ट हैज इट्स ओन मार्केट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, देयरफॉर ईच डिवीजन मस्ट हैज इट्स ओन टारगेट ना।
स्कूटी का टारगेट भी अलग होना चाहिए, तो बाइक का टारगेट भी, दोनों का टारगेट को तुम कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि दोनों का मार्केट भी अलग अलग है। इन ऑर्डर टू फुलफिल द टारगेट, हर डिवीजन का प्लान भी अलग होना चाहिए, और हर एम्प्लॉय को, चाहे चाहे स्कूटी का डिवीजन का एम्प्लॉय हो चाहे बाइक का डिवीजन का एम्प्लॉय हो, उसको अपना एफर्ट्स देना चाहिए जिस दिशा में वो काम कर रहा है। अगर वो स्कूटी में काम कर रहा है तो स्कूटी के हिसाब से उसका प्लान होना चाहिए, अगर वो बाइक बना रहा है तो बाइक है। इसको बोलते हैं बेटा वन हेड वन प्लान। क्या बोलते हैं? वन हेड वन प्लान। क्या बोला, वापस बोलो। There should be one plan of action and one head for a group of activities. One plan of action and one head for a group of activities. लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा बोलो तो? कुछ भी हो जाए बेटा, वो जो कंपनी है जो स्कूटी बना रहे बाइक बना रहे, उस कंपनी का प्रॉफिट क्या होना चाहिए। तो इसका मतलब सर, वो भले ही इंप्लॉई जो है स्कूटी वाला स्कूटी के लिए अच्छा मेहनत कर रहा है, इंप्लॉई बाइक वाला बाइक के लिए अच्छा मेहनत कर रहा है, बट ओवरऑल 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 क्या होना चाहिए बेटा? प्रॉफिट किसका होना चाहिए? कंपनी का। हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रखना। इसको बोलते हैं वन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 5 पॉइंट क्लियर हो गया। डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ। एग्जाम में बहुत बार बेटा क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो देखो मैंने इसको इस वे में भी लिख दिया कि अगर तुमको उस वे में लर्न नहीं हो रहा है तो तुम उस वे में भी लर्न कर सकते हो। यूनिटी ऑफ कमांड में खास बात क्या था? वन सबऑर्डिनेट और, लेकिन इसमें वन हेड और वन प्लान। पहले तो मीनिंग बता दिया, मीनिंग तो समझ में आई गया तुमको, और उसके बाद मेन कीवर्ड क्या है? वन हेड वन, मतलब वन तुम्हारा वन सबऑर्डिनेट और वन सुपीरियर, और इसमें क्या वन हेड और वन प्लान। इसका एम क्या बेटा कि भैया एक आदमी को दो जन को जवाब, और इसका बेटा मेन काम क्या? ओवरलैपिंग ना हो जाए, कि स्कूटी वाला इंप्लॉय कहीं बाइक वाले में आके उंगली ना करे, या बाइक वाले इंप्लॉय जो स्कूटी वाले में आके उंगली। नेसेसिटी क्या है बेटा? यूनिटी ऑफ कमांड जरूरी किस लिए? ताकि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट्स का फिक्स हो जाए। क्या हो जाए? लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बेटा ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किया जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड एक इंडिविजुअल इंप्लॉय के लिए, मगर वो इंप्लॉय के लिए नहीं है, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो ये पांचों डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड और। कभी भी डिफरेंस है पहले दो दो लाइन का डेफिनेशन लिखोगे, फिर डिफरेंस लिखोगे अलोंग विद बेसिस का कॉलम। ये जो कॉलम है बेटा, इसको बोलते हैं बेसिस का कॉलम। किसका कॉलम? तो बेसिस का कॉलम भी लिखना जरूरी है। क्लियर हो गया मेरा बात? चलो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, क्या लिखा हुआ है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है कंपनी का इंटरेस्ट। क्या बोला? इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है आयुष इंप्लॉय का पर्सनल इंटरेस्ट। बोल रहा सबऑर्डिनेट करो। सबऑर्डिनेट मतलब बेटा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हटाओ, फोकस किस पे रखो? मतलब कंपनी के इंटरेस्ट पे। रानी, कंपनी का इंटरेस्ट क्या होता है? यानी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है रानी? कंपनी क्या चीज के लिए धंधा कर रहा है? हाँ, जोर से बोलो। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? बोल रहा है दृष्टि, इंप्लॉई का इंटरेस्ट क्या होता है? हायर सैलरी मिले, हायर वेजेस मिले, हायर बोनस मिले, यही तो। हेनरी फ्यूल ने साफ साफ शब्दों में लिख दिया, ए इंप्लॉइज लालची मत बनो। क्या बोला? तुम कंपनी के लिए काम करो, कंपनी का अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा ना, कंपनी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अपने आप अचीव करवा देगा। कंपनी का अगर प्रॉफिट्स बढ़ेगा, कंपनी अगर बम्पर प्रॉफिट्स कमाएगा, क्या इंप्लॉइज का सैलरी नहीं बढ़ाएगा? क्या जिंदगी भर एक ही सैलरी देगा? क्या बोनस नहीं देगा? तो कंपनी का इंटरेस्ट पे अगर फोकस करोगे बेटा, तो इंप्लॉय का इंटरेस्ट अपने आप क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। ये सुन, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ किसका इंटरेस्ट? इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू। देखो द मीनिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस इज ग्रेटर देन द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। सो इसीलिए बेटा जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखो इंस्टेड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट। याद रहेगा इसका मतलब? एक एक चीज का मतलब समझा दिया। कितना पॉइंट हो गया? 6। मैं बिना देखे 6 पॉइंट बोलो, मेरे को देख के नहीं, स्क्रीन को देख के बोलो। चलो। हाँ हाँ, लाइन से फिर नीचे देख रहे हो, कॉपी बंद करो। हाँ हाँ
ये वाला क्या होता है? ठीक है, 6 हो गया। अभी कितना बाकी है साधना? क्या 7 या 8? 14 में से 6 को हटाना भी नहीं आता है। नेक्स्ट ऑफ क्या लिखा हुआ है? हर एम्प्लॉइज, हर बिजनेस का कर्तव्य है बेटा कि एम्प्लॉइज को जो रेम्यूनरेशन दे रहा हो फेयर हो, क्या हो, जस्टिफिएबल हो, मतलब जितना वो काम कर रहा हो उसके अनुकूल हो। यस और नो? देखो क्या लिखा है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी, एंड अमाउंट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉइज भी खुश है, ओनर भी खुश है। क्या बोला मैंने? एक वर्कर है बेटा, वो सुबह 10 बजे आता है, 6 बजे चला जाता है, 3 जन का फैमिली है उसका, कितना वेजेस डिजर्व करता है वो? खटता है, कितना वेजेस देना चाहिए? नहीं, महीने का ही बताओ। हाँ, 15,000, 20,000, उसमें भी होगा नहीं, बट स्टिल चलो 20,000 माना। अगर 2,000 देगा तो कौन अनसेटिस्फाइड रह जाएगा? 2 लाख रुपया देगा तो भैया ऐसा होना चाहिए, ना वो दुखी ना वो दुखी। 2 लाख रुपया अगर दे दिया ना कंपनी, कंपनी लूट जाएगा, क्योंकि एक आदमी नहीं होता ऐसा। एम्प्लॉय बहुत सारा है क्या, कि कम है? तो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉय राजी तो क्या करेगा काजी? समझा? तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए। कितना पॉइंट हो गया? 7। नेक्स्ट क्या है? आयुष, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है पता है? शिवम, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जब पावर टॉप लेवल के पास रहता है। किसके पास? टॉप लेवल